तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल करेंगे सबसे पहले। और यू सी द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज एन हमारे पास एक नॉन जीरो नॉर्मल स्पेस है एंड एस वी सेट कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ n and these elements satisfying this condition, and condition is norm of that those elements we a linear subspace of n। जैसे हमें प्रूव करना है कि n बनाक स्पेस होगा, n is बनाक स्पेस if only if s is complete। अगर s complete है तो n बनाक स्पेस होगा, और s n बनाक स्पेस होगा तो s कंप्लीट है, और s कंप्लीट है तो n बनाक स्पेस होना चाहिए। तो इसका प्रूफ देखिए आप। लेट अस अज्यूम दैट n इज ए बनाक स्पेस एंड हमें प्रूव करना पड़ेगा अब कि s जो है वो कंप्लीट है। और कंप्लीट प्रूव करने का तरीका हमें पता है कि हमें कॉची सीक्वेंस लेनी होती है और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए एस के अंदर ही। तो सबसे पहले हमने एक कॉची सीक्वेंस ले ली। लेट सीक्वेंस एस एन बी ए कॉची सीक्वेंस इन एस सच दैट नॉर्म ऑफ, क्योंकि एस के अंदर अगर कॉची सीक्वेंस है तो एस के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनका नॉर्म जो है वो वन से लेस है। तो इट मीन दैट ये जो कॉची सीक्वेंस है इसका हर एलिमेंट, हर टर्म यू कैन से का नॉर्म जो होगा वो लेस देन वन होगा। मतलब दैट इज मतलब ये हुआ कि नॉर्म ऑफ x1 भी लेस देन वन होगा, नॉर्म ऑफ x2 भी लेस देन इक्वल टू वन होगा। ऐसे करते करते नॉर्म ऑफ xn भी लेस देन इक्वल टू वन एंड सो ऑन, हर टर्म के लिए। ठीक। सो अब हमने क्लियर सी बात है कि s एलिमेंट कहां से ले रहा है। s एलिमेंट्स जो ले रहा है वो कहां से ले रहा है, n से ले रहा है। तो डेफिनेटली s जो s विल बी सबसेट ऑफ n। और अगर s जो है वो n का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये जो कॉची सीक्वेंस है वो n की भी हुई। इफ s इज सबसेट ऑफ n और जो सीक्वेंस है वो Sn की है तो n की भी होगी, क्योंकि n s के एलिमेंट आए n से ही है। सो वही लिखा देयरफॉर सीक्वेंस Sn इज आल्सो ए कॉची सीक्वेंस इन n। और n तो कंप्लीट है, हमने अज्यूम किया है n इज कंप्लीट और n कंप्लीट है। सो देयरफॉर ये जो कॉची सीक्वेंस है और n कंप्लीट है तो n के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा, वो x ले लिया और उस x को ये सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्लियर। अब दूसरी चीज, अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये जो x है n के अंदर ये s के अंदर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं ये n है और यहाँ पे s है, s बीच में है। तो हमें ये प्रूव करना है ये जो x है वो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो प्रूव करना है कि x जो अंदर है। ठीक। क्योंकि s भी n का सबस्पेस है। हमें प्रूव करने की एस इज, तो उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि नॉर्म ऑफ एक्स जो वो लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि एस के अंदर एलिमेंट ही वही एलिमेंट आते हैं जिनका नॉर्म जो है वो वन से कम है। ठीक है। सो वी नो
कि ये जो नॉर्म होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है, ये हमने थ्योरम भी प्रूव करी थी। तो अगर ये नॉर्म कॉन्टिन्यूस है, अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एन जो है वो भी नॉर्म एक्स को कन्वर्ज करेगी। ठीक, और इसको हम लिमिट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एक्स एन, और एक्स एन का जो नॉर्म है वो 1 से कम है। ठीक, ऊपर ही हमने मेंशन किया हुआ है कि जब हमने सीक्वेंस ली तब भी हमने मेंशन किया था कि इसका नॉर्म जो 1 से कम है, अगर ये 1 से कम है तो डेफिनेटली x का नॉर्म क्या हो गया, इससे ये हो गया कि नॉर्म ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, और दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू s, और देयरफॉर सीक्वेंस Sn converges to x and that belongs to in S। तो हमने ये प्रूव कर दिया, जो कॉची सीक्वेंस S में ली थी वो अपने ही पॉइंट x को कन्वर्ज कर रही है, अपने ही एलिमेंट को S को कन्वर्ज कर रही है। सो इट मीन दैट सिंस सीक्वेंस Sn is a Cauchy sequence in S, so therefore S is complete। तो ये हमारी कंप्लीटनेस हो गई। अब हमने प्रूव करना है स्टूडेंट्स इसका कन्वर्स लेके। तो कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में हम मान लेंगे कि S जो है वो कंप्लीट है। नाउ कन्वर्स कन्वर्स, सो गिवन हो गया हमारे पास S इज कंप्लीट, और टू प्रूव क्या करना पड़ेगा हमें, कि N इज बनाक स्पेस। N हमने क्या प्रूव करना है, बनाक स्पेस। N इज ए बनाक स्पेस, और बनाक स्पेस प्रूव करना है, इट मीन दैट ये नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए और साथ में ये भी कंप्लीट ही होना चाहिए। क्यों, तो सबसे पहले बनाक स्पेस, पहले नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए। नॉन लीनियर स्पेस तो हमें पहले क्वेश्चन में ही देके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी ये मेंशन किया है कि इट इज, यहाँ पे देके रखा है देखो कि N इज नॉन लीनियर स्पेस। ओके, नॉन लीनियर स्पेस तो पहले से ही है, हम लिखेंगे सिंस N is a non-linear space, normed linear space, now we have to prove N is complete। So now ये लिख ही लेते हैं, now we will prove N is complete। कंप्लीटनेस का तरीका तो एक ही है कि कॉची सीक्वेंस लेंगे। सो लेट सीक्वेंस yn be a Cauchy sequence in N अगर ये कॉची सीक्वेंस है स्टूडेंट, देन हम डेफिनेशन लगा सकते हैं
या इसको लिमिट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मैं दोनों चीजें लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे फॉर given epsilon greater than 0, however be small, there exists a positive integer m naught such that norm of y n minus ym is less than epsilon for all n comma m is greater than equal to m naught। ये तो एक डेफिनेशन है एप्सिलॉन वाली, और इसको अगर लिमिट फॉर्म में लिखना है तो हम लिमिट फॉर्म में क्या लिखेंगे, also mod of a norm of yn minus ym is converges to 0 as n और m दोनों के दोनों इन्फिनिटी को टेंड करे। दोनों चीजों का आल्सो की जगह हमें यहाँ पे दैट इज करके लगा लिखना चाहिए, दैट इज, ठीक। सो अब हमें यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, और किसको कन्वर्ज करेगी, n के ही किसी वेक्टर को, ठीक। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, डिफाइन एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन ओवर नॉर्म ऑफ वाई एन फॉर ऑल एन, ठीक। तो अगर हम एक्स एन का नॉर्म करके देखें तो नॉर्म ऑफ एक्स एन क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, देखो क्योंकि ये बाई एन को उसी के नॉर्म से डिवाइड करा है, तो अगर हम नॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको भेज देना। हाँ, सो वाई एन नॉर्म अपॉन, अब द्वारा नॉर्म तो इसका लेने की जरूरत नहीं है, एक बार ही नॉर्म लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू 1, ठीक। सो इट मीन दैट कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ये किसको बिलोंग कर गया, एस को, क्योंकि एस के अंदर जो भी एन के वो एलिमेंट एस में होंगे जिनका नॉर्म 1 से कम होगा या इक्वल टू होगा फॉर ऑल एन। अब इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है स्टूडेंट, ये किस में चलेगी, एस में चलेगी। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एन का मतलब क्या है, इसका मतलब है x1 भी एस में है, x2 भी एस में है, इसे करते करते सारे एलिमेंट एस में है, और एस तो हमें कंप्लीट देके रखी है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं नाउ वी show that sequence xn is a Cauchy sequence in S, ठीक। n में तो थी ये Cauchy सीक्वेंस, अब सीक्वेंस के एलिमेंट सीधे सीधे दिख रहे हैं कि वो S के अंदर भी है, पर ये चेक करना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस बनेगी वो Cauchy सीक्वेंस S में रहेगी कि नहीं होगी। तो हम इसे शो कर देंगे कि ये सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस होगी इन S। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम लेके चलते हैं, इज इक्वल टू वाई एन की वैल्यू, वाई एन एक्स एन की वैल्यू क्या है, एक्स एन क्या डिफाइन करा हमने, वाई एन ओवर
वाई एन नॉर्म, यहाँ बनेगा वाई एन ओवर वाई एन नॉर्म माइनस एक्स एम का मतलब वाई एम ओवर नॉर्म ऑफ वाई एम, दिस वन। अब यहाँ पे हम एक नंबर ऐड करेंगे, और तो हमने यहाँ पे वाई एन ओवर वाई एन नॉर्म एज इट इज माइनस वाई एम वाई एन ओवर वाई एम, और यही प्लस कर देंगे वाई एन ओवर एम माइनस वाई एम ओवर, डिनोमिनेटर में हमने ऊपर वाई एन लिखा है और नीचे नॉर्म वाई एम लिखा है। ठीक, अब हम इसको अगर हम इसको लेस देन इक्वल टू करें, इनको क्लब कर लेते हैं इस तरह से, हम फॉर्मूला लगा देंगे नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ट्रायंगल इनक्वलिटी लगाएंगे इस पे, सो इट विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई एन डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई एन डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ वाई एम प्लस वाई एन ओवर, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर अलग भी कर सकते हैं इसको, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 1 ओवर वाई एम नॉर्म और ब्रैकेट में वाई एन माइनस वाई एम का होल नॉर्म। ओके, नाउ हम अब इसका नॉर्म अलग अलग कर सकते हैं। अभी इन दोनों में वाई एन वाई डिनोमिनेटर में कॉमन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, इज इक्वल टू वाई एन और ब्रैकेट में आ गया 1 ओवर नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस 1 ओवर नॉर्म ऑफ वाई एम एंड ये स्टेप तो एज इट इज चल पड़ेगा, नॉर्म ऑफ यहाँ पे हमने दो अलग अलग भी कर सकते हैं हमारे पास, यू कैन से यहाँ पे हम रिजल्ट लगा सकते हैं कि एक्स वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो यहाँ पे एक्चुअली ये तो अब डेफिनेटली इसमें स्केलर वाला रिजल्ट लग जाएगा, ठीक है, इसमें पहले वाले इस वाले में ये लगेगा और उस वाले में तो लगेगा अल्फा एक्स नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड नॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि ये वाला चीज जो है वो क्या है, ये वाली चीज जो है वो स्केलर है, दिस इज स्केलर। तो इसको तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट के बाहर लिख नॉर्म के बाहर लिख सकते हैं 1 ओवर एम और यहाँ पे बन गया नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस, सेम यहाँ पे ये दो रिजल्ट दो प्रोडक्ट में है तो इसको हम ले सकते हैं नॉर्म ऑफ वाई एन
1 over yn minus 1 over plus 1 over ym, ये स्टेप तो एज इट इज लिखा गया। ठीक, अब यहां पे अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या बन गया हमारे पास बन जाएगा y n नॉर्म एज इट इज, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा y n नॉर्म ym नॉर्म, और यहाँ पे बन जाएगा ym नॉर्म माइनस ym yn नॉर्म एंड होल नॉर्म, और ये स्टेप भी एज इट इज। ठीक, यस, कौन है? स्टूडेंट्स माइक चेक करो ये अपना। अब स्टूडेंट ये जो अपना नॉर्म है ये वाला, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर नॉर्म का कुछ काम होगा नहीं, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, और ये क्वांटिटी ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये भी नॉर्म के साथ है, तो ये भी स्केलर होगी, तो हम इसको वी कैन राइट y n और इसको अलग अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं इसका, और ऊपर वाले को हम ले सकते हैं मॉड ym नॉर्म माइनस yn नॉर्म, और डिनोमिनेटर में नॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पे 1 ओवर yn नॉर्म yn माइनस ym, तो ये yn नॉर्म से yn नॉर्म कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टर्म बचा दैट विल बी अब हमारे पास एक रिजल्ट हम इस पे लगाएंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास रिजल्ट होता है कि जो y x मॉड ऑफ नॉर्म x माइनस नॉर्म y जो है मॉड इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वाई। ओके, हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। सो आप देखेंगे ये हमने पहले डिस्कस भी करा है, तो वाई यूजिंग दिस अब यहाँ पे यूज करेंगे, इस वाले स्टेप पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई ym माइनस ym n होल नॉर्म, और डिनोमिनेटर में तो बच गया हमारे पास ym नॉर्म, एंड इधर भी डिनोमिनेटर में ym नॉर्म है, और ये बन गया हमारे पास yn माइनस ym। तो एक्चुअली क्वांटिटी सेम ही हो गई, क्योंकि माइनस का फर्क है, तो माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले लेंगे
और अल्फा ऑफ एक्स का जो नॉर्म होता है वो अल्फा एक्स ही रहता है, तो -1 का जो होगा वो 1 ही आएगा, तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई एम ओवर वाई एम। और ये अगर हम देखें तो ये किसको कन्वर्ज कर रहा था, 0 को। ये दिस इज वाई एन माइनस वाई एम होल नॉर्म इज कन्वर्ज टू 0। सो यहां से हम इसको क्या ले सकते हैं कि इट कन्वर्ज टू 0 एज m और n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक, सो इससे क्या प्रूव हो गया कि अपनी ये जो हम नॉर्म लेके चले थे ये वाली, ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर नॉर्म ऑफ xn माइनस xm is converges to 0 as n comma m converges to infinity. So that implies sequence xn is a Cauchy sequence in S. Okay, but S is complete. S complete है, तो definitely therefore x belongs to S such that sequence xn converges to S as n tend to infinity. तो हमें ये x मिल गया स्टूडेंट जो S के अंदर है। ठीक, लेकिन हमें x किस में चाहिए था, हमें चाहिए n में। ठीक, तो नाउ क्योंकि अल्टीमेटली हमने तो प्रूव करना है कि n जो है वो कंप्लीट है, बट जो xn था वो क्या था, y ओवर नॉर्म ऑफ yn। सो xn x को कन्वर्ज कर रहा है, इट मीन दैट इट कन्वर्ज टू x एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, यहां से क्योंकि दिस इज स्केलर, नॉर्म ऑफ वाई एन नॉर्म जो स्केलर है, सो या रियल नंबर यू कैन से, तो इसको दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसको कन्वर्ज कर गया, वाई एन कन्वर्ज टू नॉर्म ऑफ वाई एन इंटू एक्स एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। सो गिव इट इक्वेशन equation 1. So also we have norm of mod of norm of yn minus norm of ym is less than equal to norm of yn ym, और ये तो किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को, एज n और m जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेंगे। सो यहां से ये भी प्रूव हो गया स्टूडेंट कि ये जो नॉर्म वाली विद नॉर्म वाई एन जो सीक्वेंस है वो भी कॉची सीक्वेंस है, इज ए कॉची सीक्वेंस। और ये मैंने आपको बोल रहा हूँ कि नॉर्म वाली जो क्वांटिटी होगी स्केलर होता है, और स्केलर जो होंगे वो फील्ड से आएंगे, और फील्ड यहाँ पे क्या है, आर। सो दिस इज ए कॉची सीक्वेंस इन आर। फिर आर तो कंप्लीट होता है एंड आर इज कंप्लीट, सो देयरफॉर ये जो स्कॉची सीक्वेंस है आर के अंदर, ये किसी एक आर के ही नंबर को कन्वर्ज करेगी, तो इट कन्वर्ज टू अल्फा एज n टेंड टू इन्फिनिटी। सो फाइनली
हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 2 इंप्लाइज yn, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है कि yn किसको कन्वर्ट कर रहा है, सो yn कन्वर्ट्स टू अल्फा x, और स्टूडेंट x जो है वो अल्फा इंटू एक्स जो होगा वो कहाँ किसको बिलोंग करेगा, n को। क्यों, क्योंकि n जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस है, नॉर्म्ड है, क्योंकि s जो है s में तो इसकी श्योरिटी नहीं है कि, क्योंकि आप खुद ही सोचो यहाँ पे हमारे पास ये n है और ये बीच में s, ठीक, और अल्फा एक स्केलर है, तो अल्फा इंटू एक्स जो है वो s में तो उसके होने के चांसेस कम है, क्योंकि नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो इट मीन अल्फा इंटू एक्स जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस में तो होगा ही होगा, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। सो इट्स बिलोंग्स टू n, और ये कॉची सीक्वेंस लेके चले थे हम शुरू में, और कॉची सीक्वेंस जो है वो अपनी कहाँ से लेके चले थे, ये हम कॉची सीक्वेंस, ये कॉची सीक्वेंस ली थी हमने n में। अब हमने प्रूव कर दिया ये कॉची सीक्वेंस yn जो है वो किसको कन्वर्ट कर रही है, अल्फा इंटू एक्स को कन्वर्ट कर दिया, और अल्फा इंटू एक्स जो वो n है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्ट्स टू any vector in n, so there implies, yeah, therefore Cauchy sequence yn is, यहाँ पे Cauchy sequence लिख देते हैं, Cauchy sequence yn is converges to a point in n, यहाँ पे लिख सकते हैं in n, Cauchy sequence in n is converges to a point in n, so there implies n is complete। अगर n कंप्लीट हो गया स्टूडेंट तो डेफिनेटली n फिर बनाक स्पेस हो जाएगा, नॉर्म लीनियर स्पेस तो पहले ही है, सो n इज ए बनाक स्पेस। तो दिस इज ऑल। सो यू सी, ये एग्जांपल, एक एग्जांपल किया हमने, दिस एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। एक और एग्जांपल है, इसको मैं मेंशन करता हूं, देखिए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। Example is, this is example second. Suppose that a Banach space B is the direct sum of the linear subspaces M and N. Let Z is equal to X plus Y, V unique
V the unique expression of a vector Z in B as sum of vectors x and y in M and N. ठीक, अब हमने प्रूव क्या करना है, शो दैट a new norm can be defined on linear space on the linear space B y. Norm of z dash is equal to norm of x plus norm of y, and verify that it is actually a norm if we symbolize symbolizes the linear space under this norm. Prove that B dash is a Banach space if M and N are closed in B. So I think this will be V dash. New norm can be defined on the linear space V dash. Why? Norm of Z dash is equal to norm of x plus norm of y, and verify that it is actually a norm. Norm means हमें 4 properties prove करनी पड़ेंगी. And if V symbolizes the linear space under this norm, then V dash is also a Banach space if M and N are closed in a B. तो सिंपल है. अब इसका डायरेक्ट सम का तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है. डायरेक्ट सम को ऐसे भी लिखते हैं कि यहाँ पे हमें दिया है कि V जो है V is direct sum में, it means that V is equal to M plus N, है ना. इस तरह से हमें गिवन है. तो अब दोनों ये सब स्पेसीज हैं, तो डेफिनेटली कोई भी एलिमेंट हम इससे लिख रहे हैं तो x अब डेफिनेटली M से आ रहा है और ये y जो वो N से आएगा. ये और ये यूनिक एक्सप्रेशन है. ये तो ऑल आपको गिवन दिया है. मेन क्वेश्चन ये शुरू हुआ कि आपको B डैश को बनाक स्पेस प्रूव करना है. तो इसको हम थोड़ा सा पार्ट इसका कर लेते हैं. प्रूफ इनफैक्ट सॉल्यूशन है ये. तो हमें देखे क्या रखा है, नॉर्म दिया है. नॉर्म ऑफ z dash is equal to x plus norm of x plus norm y, और ये जो z है ये अपना x plus y है,
और x जो है वो m से आया है, y जो है वो n से आया है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होता है कि नॉर्म जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस साइड को पॉजिटिव प्रूव करते हैं ना सबसे पहले। नॉर्म ऑफ x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नॉर्म ऑफ y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली नॉर्म ऑफ z डैश भी क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई। सेकंड कंडीशन हम 0 लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि x भी और y दोनों 0 होने चाहिए। सो नॉर्म ऑफ z डैश को हम 0 लेके चले, अगर ये 0 है तो क्या बनेगा, इसकी डिफाइनिंग ये दोनों का सम 0 होगा। अब दोनों नॉर्म पहले स्टेप में ही प्रूव करें ये पॉजिटिव होता है। दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन 0 कब हो सकता है, जब वो 0 होंगी तभी होगा। तो इसका मतलब यहाँ से नॉर्म ऑफ x भी 0 होगा और नॉर्म ऑफ y भी 0 होगा। तो नॉर्म ऑफ x 0 तभी होगा जब x 0 होगा, और सेम लॉजिक कि नॉर्म ऑफ y 0 तभी होगा जब y 0 होगा। और अगर x भी 0 है y भी 0 है तो दोनों का एडिशन भी 0 होगा, और दोनों का एडिशन 0 है मतलब तो z है, z भी 0 हो गया। और उल्टा चलते हैं, z 0 है तो x प्लस वाई 0 होगा, x प्लस 0 है तो x भी 0 y भी 0। ठीक, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन से कि इट इज सेकंड प्रॉपर्टी इसकी फुलफिल हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हमने प्रूव करना है Z1 Z2 दो एलिमेंट ले लेते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। तो लेट Z1 इक्वल टू इसको मान लेते हैं हम x1 प्लस y1 और Z2 x2 प्लस y2। सिंपल है देखो, और डेफिनेटली यहाँ पे लिखना हो तो x1 x2 दोनों के दोनों m से आएंगे, और अपना y1 y2 दोनों कैपिटल M से आएंगे। सो नाउ नॉर्म ऑफ Z1 प्लस Z2 डैश लेके चलेंगे। सो नॉर्म को हम एज इट इज रखेंगे और Z और Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इट इज x प्लस x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2, और इनको हम ऐड करेंगे तो m के एलिमेंट अलग ऐड कर लेते हैं, ये अलग कर लिए हमने, और y के एलिमेंट y1 प्लस y2 डैश। ओके, अब इट इज नथिंग बट इट इज नॉर्म ऑफ z डैश। अब ये वाली क्वालिटी लगाएंगे हम, तो इसमें क्या बनेगा, इट विल बी, अब इसकी डिफाइनिंग लगाएंगे तो इट विल बी नॉर्म ऑफ x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डिफाइनिंग है वो स्टूडेंट वो ये है z डैश z नॉर्म डैश इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। इनफैक्ट ये z की वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पे ऐसे है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, ये हमें गिवन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस से पहले जो एलिमेंट होना चाहिए वो m का होना चाहिए, और प्लस के बाद जो एलिमेंट है वो किसका होना चाहिए, n का होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये आपका x1 भी
और x2 भी, दोनों m के एलिमेंट हैं। उसी तरह से y1 और y2 दोनों n के एलिमेंट है, इनका दोनों का एडिशन भी ये m में होगा और ये n में होगा। नाउ वी अप्लाई द रियल डिफाइनिंग। अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x1 प्लस नॉर्म ऑफ y1 x2 और यहाँ पे सेम y1 प्लस नॉर्म ऑफ y2। अब हम इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं, जिससे हमारा Z1 बन जाएगा। सो नॉर्म ऑफ x1 प्लस नॉर्म ऑफ y1 और दूसरा नॉर्म ऑफ x2 प्लस नॉर्म ऑफ y2। तो ये अपना नॉर्म ऑफ Z1 डैश नॉर्म डैश है और ये अपना नॉर्म Z2 डैश है। तो what we have proved norm of Z1 plus Z2 is less than equal to dash norm of Z1 dash plus norm of Z2 dash. So this is third property. Now the fourth one smaller one है, so इसको कर लेते हैं। Let alpha v any scalar तो डेफिनेटली अल्फा इंटू z लेके चलेंगे नॉर्म डैश। सो z की अगर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे अल्फा x अल्फा y। सो डेफिनेटली ये जो एलिमेंट है वो m का होगा और ये n का होगा। सो नाउ वी कैन राइट इट एज नॉर्म ऑफ अल्फा x प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा y, और इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म अल्फा मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ x एंड मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ y। इन दोनों से मॉड अल्फा कॉमन आ गया, सो इट इज नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, and this is nothing but it is a z dash नॉर्म z डैश। ठीक, सो यहां से प्रूव हो गया कि नॉर्म ऑफ अल्फा z डैश इज इक्वल टू अल्फा मॉड। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि दिस नॉर्म, सो देयरफॉर norm dash is a norm on v dash। तो एक पार्ट तो इसका स्टूडेंट प्रूव हो गया, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि v डैश जो है वो बनाक स्पेस भी है। ओके, तो आई होप आज के लिए